नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के 50वें विजय दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए बांग्लादेश की 3 दिन की यात्रा पर अब से कुछ देर बाद प्रस्थान करेंगे। निर्वाचन आयोग का दल चुनावी तैयारियों की समीक्षा के लिए आज से पंजाब के 2 दिन के दौरे पर। भारत में कोविड टीकाकरण के अंतर्गत अब तक 1,34,53,00,000 कोविड रोधी टीके लगाए गए। कोविड की आशंका वाले देशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर जांच के लिए पहले से बुकिंग अब अनिवार्य कर दी गई है। कोविड-19 के ओमिक्रॉन स्वरूप के तेजी से फैलाव पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के बारे में राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। पुरुष हॉकी के एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में आज दोपहर बाद ढाका में भारत और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। और स्पेन में BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत के HS प्रणय पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में मलेशिया के डेरेन ल्यू के साथ खेलेंगे। समाचार प्रभात में फरहत नाज के साथ मैं लवली निगम। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वतंत्रता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित होने वाला ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक जारी रहेगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल के अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसे खासी पहाड़ियों के नायक के रूप में जाना जाता है और जिन्होंने अपनी छापामार रणनीति के साथ एंग्लो खासी युद्ध में ब्रिटिश सेनाओं से लड़ाई लड़ी थी। इसका सही जवाब है यू तिरोत सिंह सीएम। 8 अप्रैल 1829 को तिरोत सिंह के नेतृत्व में ब्रिटेन के अधिकारियों पर हमला किया गया। इन अधिकारियों ने मेघालय खासी लोगों के साथ धोखाधड़ी की थी। अगले 4 वर्ष को एंग्लो खासी युद्ध के रूप में जाना गया, जहां तिरोत सिंह ने खासी पहाड़ियों पर ब्रिटिश सेना के साथ युद्ध किया। ये बंदूक बनाम तलवार और तीर कमान का युद्ध था, जिसमें तिरोत सिंह ने छापामार रणनीति के साथ ब्रिटिश सेना से मुकाबला किया। आकाशवाणी को दुनिया भर से बड़ी संख्या में श्रोताओं से इस प्रश्न का जवाब मिला और भाग्यशाली विजेता हैं दिल्ली में रोहिणी की रुचि जैन। नमस्कार, मेरा नाम रुचि जैन है। मैं दिल्ली में रहती हूँ। आकाशवाणी पर प्रसारित अमृत महोत्सव के इस कार्यक्रम को मैं निरंतर सुनती हूँ और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, इसे सुने और इसमें शामिल होने वाले महापुरुष महानारियों की जो कथाएं हैं उनको अपने जीवन में चरितार्थ करें। श्रोताओं के लिए अमृत महोत्सव क्विज का अगला प्रश्न सोमवार 20 दिसंबर को पूछा जाएगा। आइए आकाशवाणी के अमृत महोत्सव क्विज के साथ आजादी के 75वें स्वाधीनता उत्सव में शामिल हों। और अब समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के 50वें विजय दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए आज सवेरे बांग्लादेश की 3 दिन की यात्रा पर अब से कुछ देर बाद प्रस्थान करेंगे।
राष्ट्रपति कोविंद बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमीद के निमंत्रण पर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दोनों देश 16 दिसंबर को पाकिस्तान पर विजय उत्सव के रूप में मनाते हैं। 1971 में हमारी संयुक्त सेनाओं के समक्ष पाकिस्तान की सेना ने समर्पण किया था, जिसकी परिणति बांग्लादेश की स्वतंत्रता के रूप में हुई थी। राष्ट्रपति की यात्रा के बारे में कल शाम मीडिया को जानकारी देते हुए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि श्री कोविंद आज सुबह सावर में राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर जाएंगे, जहां वह 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में शहीद हुए दोनों देशों के सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। विदेश सचिव ने बताया कि आज बाद में राष्ट्रपति कोविंद बांग्लादेश के साथ शिष्टमंडल स्तर की बैठक आयोजित करेंगे, जिसमें आपसी हित के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। उनकी यात्रा के दौरान बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और वहां के विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमिन राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। श्री कोविंद कल राष्ट्रीय परेड ग्राउंड में विजय दिवस समारोह में विशेष अतिथि भी होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति की इस यात्रा से कई महत्वपूर्ण पहलू जुड़े हुए हैं, जिनसे भारत और बांग्लादेश की सुदृढ़ भागीदारी का पता चलता है। कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की यह पहली विदेश यात्रा होगी। साथ ही यह उनकी बांग्लादेश की पहली यात्रा भी है। यह यात्रा दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों देश बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए पाकिस्तान पर संयुक्त बलों की जीत के 50वें वर्ष का जश्न मना रहे हैं। दोनों देश अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की स्वर्ण जयंती भी मना रहे हैं। इस महीने की 6 तारीख को उनके संबंधों को चिन्हित करने के लिए मैत्री दिवस के रूप में मनाया गया। राष्ट्रपति बांग्लादेश की संसद में राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्मशती के समापन समारोह में भी शामिल होंगे। श्री कोविंद विशिष्ट अतिथि के साथ साथ बांग्लादेश के विजय दिवस समारोह को संयुक्त रूप से मनाने के लिए भी आमंत्रित एकमात्र विदेशी गणमान्य व्यक्ति होंगे, जो एक दूसरे के लिए दोनों देशों की उच्च प्राथमिकता को दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से संजीव कुमार सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष भी इस अवसर पर उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बनारस जैसे शहरों ने हमारी संस्कृति के बीज को संरक्षित किया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्वरवेद महामंदिर धाम में सदगुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान की 58वीं वर्षगांठ समारोह के अवसर पर एक जनसभा में उन्होंने काशी की गरिमा और महत्व पर प्रकाश डाला। श्री मोदी ने कहा कि हाल के वर्षों में वाराणसी विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है। उन्होंने कहा कि यहां हर जगह बदलाव देखा जा सकता है। बनारस जैसे शहरों ने मुश्किल से मुश्किल समय में भी भारत की पहचान के, कला के, उद्यमिता के बीजों को सहेज कर रखा है। जहां बीज होता है, वृक्ष वहीं से विस्तार लेना शुरू करता है। और इसलिए जब हम बनारस के विकास की बात करते हैं, तो इससे पूरे भारत के विकास का रोड मैप भी बन जाता है। भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले राज्यों के मुख्यमंत्री आज अयोध्या में राम जन्मभूमि में पूजा अर्चना करेंगे। मुख्यमंत्रियों की प्रस्तावित यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। एक रिपोर्ट। 11 राज्यों के मुख्यमंत्री और 5 उप मुख्यमंत्री आज अयोध्या पहुंच रहे हैं। इनमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, अरुणाचल के मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के भी इन मुख्यमंत्रियों के साथ अयोध्या पहुंचने की संभावना है। सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे और प्रभु हनुमान के दर्शन करेंगे। दोपहर के बाद इन सभी का श्री राम जन्मभूमि स्थित रामलला के दर्शन का कार्यक्रम है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि वो अयोध्या के कुछ अन्य प्रमुख स्थलों जैसे राम की पैड़ी, सरयू घाट का भी दर्शन कर सकते हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के आणंद में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के बारे में राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान किसानों को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन गुजरात सरकार ने किया है और इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। 3 दिन का यह सम्मेलन कल शुरू हुआ। इस सम्मेलन में 5,000 से अधिक किसान हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें देश भर के हजारों किसान वर्चुअल माध्यम से सम्मिलित हो रहे हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्र आज पंजाब की 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे। उनके साथ निर्वाचन आयोग के अन्य आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारी भी रहेंगे। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर एस करुणा राजू ने बताया है कि आयोग अगले वर्ष होने वाले पंजाब विधानसभा के चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगा। माननीय इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ਦੀ ਦੌਰਾ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਹੈ। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ विधान सभा चुनाव होने वाला है 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। उसका पूरा रिव्यू करने के लिए फुल कमीशन आ रही है। एक जिलेवार मीटिंग करेंगे ताकि यहाँ पूरा तैयारियां एक बिंदु पे देखा जाए। और अब आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के 50वें विजय दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए बांग्लादेश की 3 दिन की यात्रा पर अब से कुछ देर बाद प्रस्थान करेंगे। निर्वाचन आयोग का दल चुनावी तैयारियों की समीक्षा के लिए आज से पंजाब के 2 दिन के दौरे पर। भारत में कोविड टीकाकरण के अंतर्गत अब तक 1,34,53,00,000 कोविड रोधी टीके लगाए गए। कोविड की आशंका वाले देशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर जांच के लिए पहले से बुकिंग अब अनिवार्य कर दी गई है। कोविड-19 के ओमिक्रॉन स्वरूप के तेजी से फैलाव पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के बारे में राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। पुरुष हॉकी के एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में आज दोपहर बाद ढाका में भारत और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। स्पेन में बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत के एचएस प्रणय पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में मलेशिया के डेरेन ल्यू के साथ खेलेंगे। भारत में कोविड टीकाकरण के अंतर्गत अब तक 134,53,00,000 कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इसके अंतर्गत 81,91,00,000 लोगों को पहला टीका और 52,61,00,000 से अधिक लोगों को टीके की दूसरा खुराक दी जा चुकी है। भारतीय विमानन प्राधिकरण ने कहा है कि ओमिक्रॉन से पीड़ित यानी जोखिम वाले देशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर जांच के लिए पहले से बुकिंग अब अनिवार्य कर दी गई है। ये जांच सुविधा परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप की जाएगी। राज्यसभा में आज कोविड के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से प्रभावित मामलों से उत्पन्न स्थिति पर विचार विमर्श होगा। लोकसभा में आज स्वापक औषधि और मादक पदार्थ संशोधन अधिनियम 2021 पर चर्चा होगी। लोकसभा में वर्ष 2021-22 की दूसरी छमाही के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी और मतदान होगा। बढ़ती कीमतों पर भी सदन में चर्चा होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि कोविड-19 का ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से बढ़ रहा है और इसके संक्रमण पर रोक लगाने के लिए देशों को तेजी से कदम उठाना चाहिए। सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन का पता चला था और विश्व स्वास्थ्य संगठन को नवंबर में इसकी जानकारी दी गई थी। स्पेन के हुएल्वा में बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के एचएस प्रणय पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में आज मलेशिया के डेरेन ल्यू के साथ खेलेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के एमआर अर्जुन और ध्रुव कपिला की जोड़ी रूस के व्लादिमीर इवानोव और इवान सोजुनोव की जोड़ी से भिड़ेगी। महिला डबल्स में एनसिक्की रेड्डी और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी का मुकाबला चीन की लियू सुवान और शिया यू की जोड़ी से होगा। वहीं पुरुष हॉकी में मौजूदा चैंपियन और ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता भारत ढाका में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में आज बांग्लादेश के साथ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 3 बजे शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग वर्ष 2021 की प्रमुख घटनाओं पर आधारित विशेष श्रृंखला ये वर्ष कैसा रहा का प्रसारण कर रहा है। आज हम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन पर बात करेंगे। इसका उद्देश्य देश में डिजिटल स्वास्थ्य ढांचे के एकीकरण के लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना है। ये मिशन डिजिटल माध्यमों से स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के विभिन्न हितधारकों के बीच अंतराल कम करने के लिए पूल का कार्य करेगा। इस साल सितंबर में आयुष्मान भारत डिजिटल भारत का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस योजना में भारत की स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की संभावनाएं हैं। देश के 50 करोड़ से ज्यादा भाई बहनों को
5 लाख रुपए तक का हेल्थ एश्योरेंस देने वाली ये दुनिया की अपनी तरह की सबसे बड़ी योजना है। पूरी दुनिया में सरकारी पैसे से इतनी बड़ी योजना किसी भी देश में दुनिया में नहीं चल रही। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के जरिए देश के विभिन्न अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं और समाधान एक दूसरे को उपलब्ध होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मिशन के माध्यम से अस्पतालों की प्रक्रिया सरल होगी और लोगों का जीवन आसान होगा। डिजिटलीकरण के इस मौजूदा दौर में डेटा लोगों को तीव्र और कम लागत में मजबूत स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। स्वास्थ्य प्रणाली का डिजिटलीकरण करने के उद्देश्य से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरू किया गया। इस मिशन के तहत प्रत्येक नागरिक को एक डिजिटल स्वास्थ्य आईडी दी जाएगी और उनके स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड को डिजिटली संरक्षित किया जाएगा। स्वास्थ्य आईडी का इस्तेमाल करना सुरक्षित डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखने की दिशा में पहला कदम है। स्वास्थ्य आईडी 14 अंकों की एक संख्या है और इसका इस्तेमाल व्यक्तियों की पहचान और प्रमाणीकरण के लिए किया जाएगा। डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को संबंधित व्यक्ति की सहमति के बाद ही रिकॉर्ड में रखा जाएगा। डिजिटल स्वास्थ्य आईडी की मदद से मरीज और डॉक्टर पुराने स्वास्थ्य रिकॉर्ड की जांच आसानी से कर सकते हैं। आपात स्थिति में यह जानकारी बहुत उपयोगी साबित होगी क्योंकि यह हर जगह मुहैया होगी। यहाँ तक कि अगर रोगी एक नई जगह और एक नए डॉक्टर के पास जाता है तो पुराने रिकॉर्ड तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिक्स का भी पंजीकरण होगा। साथ ही देश के सभी अस्पतालों, क्लिनिकों, लैबों, केमिस्ट की दुकानों का भी पंजीकरण किया जाएगा। यह मिशन जरूरतमंदों और गरीबों की स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करके स्वास्थ्य क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित 75 कड़ियों का कार्यक्रम निशान प्रसारित कर रहा है। इसका प्रसारण परिक्रमा कार्यक्रम में किया जाता है। स्वाधीनता संग्राम के वे निशान जो साक्षी हैं हमारे सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के। आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष श्रृंखला निशान। हर बुधवार को शाम 4:45 पर कार्यक्रम परिक्रमा में FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी पर हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। भारत गणराज्य जनता, अखंड भारत निर्माता। आज की कड़ी में हम याद कर रहे हैं भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उनका निधन 15 दिसंबर 1950 को हुआ था। तेरी हो बात जन जन का साथ, तू लौह पुरुष कहलाता। संयुक्त भारत सरदार पटेल का मुख्य उद्देश्य था। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय भाषा के विचार को भी प्रोत्साहन दिया। 1949 में मद्रास के आइलैंड ग्राउंड में ऐतिहासिक भाषण में सरदार पटेल ने राष्ट्रीय भाषा और भारत के विचार के लिए प्रतिबद्धता स्पष्ट की थी। You want me that I should talk to you in English. I shall obey your command. But take it from me that it will not be long before you yourself will have to speak in our own national language. आंध्र भाषा उड़िलो ना अमर जीवी, असुल बाजावा कंदू दैविलजी। हम गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्री रामुलु को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। 1930 में नमक सत्याग्रह में भाग लेने पर श्री रामुलु को जेल जाना पड़ा। बाद में उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया। उन्हें 3 बार जेल भेजा गया। श्री रामुलु महात्मा गांधी के पक्के अनुयायी थे। वे आंध्र प्रदेश के कोमारावोलू में गांधी आश्रम में शामिल हो गए। श्री रामुलु ने नेल्लोर के मंदिरों में प्रवेश के लिए तथा कथित निम्न जातियों के लोगों के अधिकारों के लिए 1946 से 1948 के बीच
3 बार उपवास रखा। श्री रामुलु के समर्पण और उपवास क्षमता के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि श्री रामुलु जैसे उनके 11 और अनुयायी हों तो वे 1 वर्ष में अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे। 1952 में श्री रामुलु ने मद्रास के तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग राज्य बनाने के लिए आवाज उठाई। पृथक आंध्र राज्य की मांग करते हुए वे अन्न त्याग कर अनशन पर बैठ गए और 58 दिनों के बाद उनका देहावसान हो गया। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले का नाम उन्हीं की स्मृति में रखा गया है। महान देशभक्त पोट्टी श्री रामुलु को शत शत नमन। एक बार तो रामा बोलिया डाक, जब तो जाने श्रवणो जुड़ाक। हम आज राष्ट्रवादी सतीश चंद्र समंता को भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म 15 दिसंबर 1900 को हुआ था। उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पश्चिम बंगाल के तामलुक में समानांतर ताम्रलिप्त जातीय सरकार के गठन का श्रेय भी दिया जाता है। स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल होने के लिए सतीश चंद्र ने बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज में दूसरे वर्ष से ही पढ़ाई छोड़ दी। वे इंडियन नेशनल कांग्रेस की इकाई में शामिल हो गए और बाद में तामलुक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। ताम्रलिप्त जातीय सरकार की स्थापना 17 दिसंबर 1942 को हुई थी और सतीश चंद्र जून 1943 में गिरफ्तार होने तक उस सरकार का कामकाज संभालते रहे। समानांतर सरकार सितंबर 1944 तक चली और उसने स्कूलों को अनुदान दिए और सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया। स्वतंत्रता के उपरांत सतीश चंद्र समंता 3 दशक से अधिक समय तक संसद सदस्य रहे। उन्होंने पूरा जीवन जन सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। महान भारतीय को हमारा शत शत नमन। स्वतंत्रते भगवति स्वामहं यशोयुतां वन्दे। आज हम स्वाधीनता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता रघुनाथ केशव खाडिलकर को भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म 15 दिसंबर 1905 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। खाडिलकर 1934 में स्थापित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। वे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1930 और 1940 के बीच कई बार जेल गए। स्वतंत्रता के उपरांत खाडिलकर ने 1948 में ऑल इंडिया पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी की स्थापना में सहायता की। 1955 में उन्होंने ऑल इंडिया मजदूर किसान पार्टी के गठन में अग्रणी भूमिका निभाई। केंद्रीय श्रम मंत्री के अपने कार्यकाल के दौरान खाडिलकर को कामगारों को देय न्यूनतम बोनस को 4% से बढ़ाकर 8.33% यानी वार्षिक वेतन का 12वां भाग तय करने के लिए खाडिलकर फार्मूला देने का श्रेय भी हासिल है। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण ही खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली में हल्का कोहरा छाया रहेगा। मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश होने की संभावना है। उत्तर क्षेत्र में श्रीनगर और जम्मू में आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर में शाम के समय बादल छाने की संभावना है। गिलगित, लेह और मुजफ्फराबाद में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। फरहत, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी लवलीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी से लोकल को ग्लोबल बनाने के आह्वान को लगभग सभी अखबारों ने पहली खबर बनाया है। पत्र ने प्रधानमंत्री के 5 संकल्पों के बारे में भी जानकारी दी है। हिन्दुस्तान ने प्रधानमंत्री के इस बयान को दिया है स्वराज के साथ सुराज भी जरूरी। अमर उजाला लिखता है प्रधानमंत्री ने काशी मॉडल की तर्ज पर अपने प्रदेश को भी बेहतर बनाए मुख्यमंत्री।
सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशकों के कार्यकाल बढ़ाने पर संसद की मोहर की खबर को दैनिक जागरण ने विस्तार से देते हुए लिखा है, इसका कार्यकाल बढ़ाकर 5 किया जा सकेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये कहना कि तेजी से प्रगति के मार्ग पर बढ़ रहा है देश, लोक सत्ते की खबर है। पत्र लिखता है, पाकिस्तान पर जीत के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विजय पर्व पर रक्षा मंत्री ने कहा कि जवानों के बलिदान की पूर्ति किसी भी कीमत पर नहीं की जा सकती। उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तराखंड में सामरिक रूप से अहम चारधाम राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दिए जाने को नवभारत टाइम्स सहित सभी अखबारों ने दिया है। राजस्थान पत्रिका ने इसे बड़ा फैसला बताते हुए लिखा है, पहाड़ी हाईवे चौड़े करने की राह खुली। कोरोना वायरस के बदलते स्वरूप के साथ टीके में तेज सुधार की जरूरत, कोविड कार्यबल के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल के इस बयान को दैनिक भास्कर ने पन्ने पर लिखा है। जनसत्ता ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की इस योजना को दिया है कि 6 महीने में बच्चों के लिए टीका लगाएंगे। राजधानी दिल्ली में निजी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए नर्सरी, केजी और पहली कक्षा के दाखिले आज से शुरू होने की खबर अमर उजाला ने प्रकाशित की है। दिल्ली में कल बारिश के साथ ठिठुरन बढ़ने की संभावना हिंदुस्तान में है। दिल्ली उच्च न्यायालय का फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को सख्त निर्देश कि खाने में इस्तेमाल हुई सामग्री का पूरा और साफ साफ खुलासा करें, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, धोखे से किसी की थाली में कुछ भी नहीं परोस सकते। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के 50वें विजय दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए बांग्लादेश की 3 दिन की यात्रा पर अब से कुछ देर बाद प्रस्थान करेंगे। निर्वाचन आयोग का दल चुनावी तैयारियों की समीक्षा के लिए आज से पंजाब के 2 दिन के दौरे पर है। भारत में कोविड टीकाकरण के अंतर्गत अब तक 1 अरब 34 करोड़ 53 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कोविड की आशंका वाले देशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर जांच के लिए पहले से बुकिंग अब अनिवार्य कर दी गई है। कोविड-19 के ओमिक्रॉन स्वरूप के तेजी से फैलाव पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के बारे में राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। पुरुष हॉकी के एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में आज दोपहर बाद ढाका में भारत और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। स्पेन में बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में एचएस प्रणय का मुकाबला मलेशिया के डेरेन लियू से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।